हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2024 का पेपर देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2024 का पेपर देने से पहले आप लोग समझ लीजिए 2023 का पेपर। ठीक है, आज मैं आप लोगों का हिंदी का पेपर बताने वाला हूँ, वो भी 2023 का पूरा सोल्यूशन। जब इस पेपर को आप पूरा समझ लोगे अच्छे तरीके से तो 2024 का पेपर देने जाओगे तो सेम इसी पैटर्न पे आएंगे और आप अच्छे तरीके से उन प्रश्नों को कर डालोगे। तो चलिए, आज मैं 2023 का एक पेपर लिया हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर था और कोड इसका याद कर लो 801 DA है। ठीक है, और इसका मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो, पेपर सेम एकदम यही आने वाला है आप लोगों का पूरा, बस क्वेश्चंस आपके कुछ अलग रहेंगे, बाकी पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों का यही रहेगा। तो जितने बच्चे 2024 देने वाले हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही आने वाला है। आप लोगों का जो पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, समय आप लोगों का 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों के पास समय रहेगा। और देखो, निर्देश की अगर हम बात करें तो निर्देश देख लो पूरा। पहला निर्देश यह है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपको करना है। दूसरा निर्देश दिया है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, एक तो खंड आपका अ है और एक खंड आपका ब है। ठीक है, अब देखिए तीसरा में बोला है कि खंड अ में, जो खंड अ है, इस खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होगा। और चौथा कह रहा है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें और OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। मतलब कह रहा है कि एक बार जो आपने ऑप्शन क्लिक कर दिया, जैसे मैं आपको बहुविकल्पीय दिखाऊं यहाँ पे, जैसे बहुविकल्पीय है ना, तो अगर मैंने ए पे आप लोगों का रंग दिया कि ए वाला ऑप्शन सही है और ए को हमने OMR शीट पे रंग दिया। ठीक है, अब बाद में मालूम चला मुझे कि अरे यार, अब तो ऑप्शन तो सी सही है, तो ये नहीं कि उसको काट कर फिर ऑप्शन सी कर दोगे, नहीं। जो एक बार आपने रंग दिया वही कह रहा है। इसके बाद कह रहा है पांचवा कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, मतलब कितने प्रश्न, जो भी प्रश्न है कितने नंबर का उसके सामने लिखा रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे और खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है आप लोगों को। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो निर्देश हमने पढ़ के आपको सुना दिया। देखो पेपर कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। देखो खंड अ में यहाँ आप लोगों को दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न देखो क्या है, मैं जूम कर देता हूं ताकि दिखे आप लोगों का। पहला प्रश्न जो कि 1 नंबर का है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, भारतेंदु युग। 4 ऑप्शन दिया है, इसी में से कोई एक ऑप्शन सही आप लोगों का है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्ल युग। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न देखो, यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया है कि गबन की विधा है, मतलब गबन किसकी विधा है? नाटक, एकांकी, उपन्यास की कहानी। ठीक है, तो देखो गबन हुआ है आप लोगों का, और गबन गोदान सबको मालूम है कि मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। ठीक है, तो गबन किस विधा की है? तो उपन्यास विधा की। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम चौथा, अगर हम बात करें, तीसरा प्रश्न बात करें कि कंकाल के लेखक हैं। ठीक है, कंकाल के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं कि जयशंकर प्रसाद जी, कि निराला जी हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी? तो देखो कंकाल के लेखक पूछ रहा है, तो कंकाल हुआ, तितली हुआ, इरावती हुआ, किनके रचना है? जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक है, तो हो जाएंगे ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। चौथा देखो, कलम का सिपाही कृति है, मतलब कलम की सिपाही किनकी कृति है? धर्मवीर भारती की, अज्ञेय की, कि जैनेन्द्र की, कि यहाँ आपके अमृत राय की। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कलम के सिपाही जो कृति वो अमृत राय की है, मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, पांचवा प्रश्न देखो, शुक्ल युग की समय अवधि। शुक्ल युग की समय अवधि कितनी मानी जाती है? सबको मालूम है, ऑप्शन बी पे क्लिक करना, क्योंकि 1919 से लेकर 1938 तक की जो अवधि मानी जाती है वो शुक्ल युग की समय अवधि मानी जाती है। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 6 देखो, साकेत। साकेत रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंद पंत की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की। साकेत पूछ रहा है, साकेत किसकी रचना है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो आगे प्रश्न नंबर यहाँ पे आपके 7वां। प्रश्न नंबर 7वां देखो, वो भी 1 नंबर का है प्रश्न। प्रश्न नंबर 7वां है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं,
प्रगतिवाद युग की कवित्री हैं कि द्विवेदी युग की, कि छायावाद युग की, कि यहाँ पे आपके प्रयोगवाद युग की। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जो है वह छायावाद युग की युग की जो कवित्री हैं। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो 7वां प्रश्न भी यहाँ पे क्लियर हुआ। यहाँ से आपका होता है 8वां प्रश्न स्टार्ट। देखो 8वां प्रश्न जो है वो क्या है। 8वां प्रश्न है कि गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मोतीराम की। तो देखो गंगा लहरी जो है वो पद्माकर की रचना है। ठीक है, अगला देखो 9वां प्रश्न है कि आधुनिक काल की समय सीमा। देखो आधुनिक काल की जब भी समय सीमा पूछे तो 1843 से लेकर अब तक जो भी समय चल रहा है उसे आधुनिक काल माना जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखो 10वां, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, मतलब इन चारों में से कौन महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? ठीक है, तो निहार तो है ही, सांध्य गीत भी है, दीपशिखा भी है, युगांत। देखो ये जो युगांत है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम 11वां प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का रति, हास, निर्वेद, विषम्य। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। ऐसे ही प्रश्न आपके 2024 में बनेंगे और ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, देखो 12वां प्रश्न, पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन है? पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार पूछ रहा है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्या आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये आपका किसका उदाहरण है? उपमा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें आगे, ये भी प्रश्न क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर यहाँ पे 13वां देखो क्या है कि सोरठा छंद में चरण होते हैं, मतलब कि सोरठा जो छंद है उनमें कितने चरण होते हैं? सबको मालूम है कि जितने भी छंद उसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो 13वां का क्या हो जाएगा? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 13 प्रश्न क्लियर हुआ। आगे देखें, आगे बात करते हैं यहाँ पे 14वां प्रश्न कह रहा है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, मतलब उपदेश में उपसर्ग क्या है? कौन सा शब्द उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो आगे लगे, मतलब उप मतलब ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां, प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? ठीक है, तो प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, तो इसलिए डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो 16वां, हानि लाभ में समास है। जब भी योजक चिन्ह आ जाए, जैसे हानि फिर योजक चिन्ह लाभ, जब भी योजक चिन्ह आ जाए समझ लो ना कि द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 17वां प्रश्न, मछली का प्रवाची शब्द क्या होता है? द्विज, मीन, रचना, मूड। देखो मछली का प्रवाची शब्द मीन होता है। ठीक है, मीन। द्विज मतलब क्या होता है? द्विज मतलब ब्राह्मण होता है, याद रख लेना, ब्राह्मण। रचना किसे कहते हैं? रचना हम जीव को कहते हैं। अब मूड मतलब क्या होता है? मूर्ख। ठीक है, चलो आगे बात करें 18वां, यद्यपि में कौन सी संधि है? ठीक है, तो यद्यपि में कौन संधि? यड़ संधि है। कौन सा संधि? यड़ संधि। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 19वां देखो, मधु शब्द का अगर हम द्वितीय विभक्ति और वचन रूप पूछें तो क्या होगा? मधुने, मधुना, मधुनी की मधुनी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मधुनी। द्वितीय विभक्ति बहुवचन का शब्द जो मधु का होता है मधुनी होता है। आगे हम बात करें लास्ट प्रश्न 20वां ऑब्जेक्टिव का कि वह है आपका पठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष है। मतलब पठ्यताम जो है वो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है कि मध्यम पुरुष द्विवचन का, कि प्रथम पुरुष एक वचन का, मध्यम पुरुष द्विवचन का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम पुरुष द्विवचन होता है पठ्यताम। ठीक है, पठ धातु का रूप है। तो यहाँ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर हो गए, जो कि OMR शीट पे आप लोगों के करने हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है, जो कि 50 नंबर के होंगे, जिसे हम लोग देखो वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। देखो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित गद्यांश, देखो गद्यांश दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न को उत्तर देना है। और एक गद्यांश कितने नंबर का होता है? 6 नंबर का होता है। ठीक है, देखो आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ समृद्धि की तलाश में हैं। देखो ये जो गद्यांश आप लोगों के भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है और इसके नीचे 3 प्रश्न है। देखो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, अगर ये प्रश्न करोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन किया गया ना, तो इसका व्याख्या करोगे तो 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। और लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है, यह बताओगे तो 2 नंबर, मतलब 2, 2, 4, 2, 6 नंबर मिल जाएंगे अगर इस गद्यांश को हल करते हो तो। अगर ये गद्यांश नहीं आता है
अथवा करके एक और गद्यांश आपको दिया है ये वाला, अगर वो नहीं आएगा तो आप ये कर सकते हो, अथवा करके दिया है कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, मतलब मित्रता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, मित्रता चैप्टर जिनके आचार्य रामचंद्र शुक्ला जो है लेखक हैं, और ये भी आपका 6 नंबर का ही है, 2-2 नंबर का, 2 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें मिलेंगे। मतलब यहाँ पे भी संदर्भ लिखना पड़ेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना पड़ेगा, और बोला है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। मतलब इन तीनों प्रश्नों को उत्तर दोगे तो 6 नंबर मिल जाएगा। तो आपकी मर्जी, अगर आपको नीचे वाला आ रहा है तो नीचे वाला कर दो, या तो ये वाला आ रहा है तो ये वाला कर दो, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। यह प्रश्न नंबर पहला था वर्णनात्मक प्रश्न का। इसके बाद अगर हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ें, तो पहला प्रश्न जब कंप्लीट होगा तो दूसरा प्रश्न भी 6 नंबर का ही आपको मिलेगा। वो गद्यांश था तो ये आपका पद्यांश रहेगा। देखो, निर्गुण कौन देश को बासी, ठीक है, ये सूरदास का चैप्टर से लिया गया है, जिनके रचयिता सूरदास जी हैं। तो यह पद्यांश जो है ये भी 6 नंबर का है। ठीक है, ये पूरा पद्यांश यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है ना आप लोगों को, ये पूरा पद्यांश ही है। नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहेंगे आप लोग तो। देखिए यहाँ तक, और 3 प्रश्न दिया है। पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे तो 2 नंबर, और मधुकर शब्द का क्या अर्थ है 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको। 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ये नहीं आएगा आप लोगों को तो देखो अथवा लिखा है ना नीचे, अथवा, अगर ये नहीं आएगा तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है ये वाला, अतुल्य जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यय दिवाकर। ठीक है, ये वाला ये नोट कर लेना, मैं दिखा देता हूँ पूरा शुरू से। देखो यहाँ से है स्टार्टिंग यहाँ तक, इसमें भी 3 प्रश्न है। तो 2 नंबर संदर्भ लिखोगे पद्यांश का तो उसमें मिलेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या पे 2 नंबर मिलेगा, और उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया 2 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। 6 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएंगे आपके। अब तीसरा प्रश्न स्टार्ट होगा, और तीसरा जो प्रश्न है वह दिया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो, और ये आपके दिलाएंगे 5 नंबर। ठीक है, कह रहा है किसी एक का, मतलब अथवा करके 2 दिया है, या तो ये देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया, बस आपको हिंदी में इसका अनुवाद करना है। अगर कर देते हो ये वाला तो 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर संदर्भ में मिलेगा जब इसका संदर्भ लिखोगे, और 3 नंबर इसके अनुवाद में मिलेंगे, मतलब 5 नंबर जोड़ के मिलेगा। अगर ये वाला नहीं आपको आता है तो अथवा करके एक और दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। अथवा करके एक और दिया है यहाँ पे, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, ये वाला अगर वो नहीं आता है तो इसको कर लो, तो यहाँ से 5 नंबर मिल जाएंगे। अब चौथा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। चौथा प्रश्न देखो, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। ठीक है, अभी हमने गद्यांश देखा संस्कृत का, अब संस्कृत का पद्यांश, और ये भी कितना नंबर आपको 5 नंबर का दिएगा। देखो 2 ठे दिया ना, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रस्य च दसृणम। ठीक है, या तो इसका हिंदी में अनुवाद करो, या तो अथवा करके दिया है इसका करो, दोनों में से कोई एक का करोगे ना तो 5 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद 5वां प्रश्न आता है यहाँ से, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, देखो पहला है मुक्ति दूत, दूसरा है ज्योति जवाहर, ठीक है, तीसरा यहाँ पे मेवाड़ मुकुट, चौथा अग्र पूजा, 5वां जय सुभाष, फिर मातृभूमि, फिर आपका कर्ण है, फिर करमवीर है, फिर तुमुल है, यहाँ पे तुमुल। ठीक है, अब देखो इसमें से अब बहुत लोगों का डाउट होगा कि सर इतना दिया था, हम कोई भी याद रहे तो लिख दें, नहीं। देखो यह डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है, जब क्वेश्चन बैंक में, जब क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा तो वहां पे देख लेना है, तो क्वेश्चन बैंक में आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा रहेगा। ठीक है, ये गद्यांश जो ये आपको जो दिया है मुक्ति दूत, यहाँ पे ज्योति जवाहर दिया है, जो जितने भी आपको यहाँ पे खंड काव्य दिए हैं, क्वेश्चन बैंक में हर एक खंड काव्य के आगे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा होगा, वहां से मैच करा लेना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, तो कौन सा आपको खंड काव्य याद करना है, वही एग्जाम में लिखना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपको 3 नंबर के लिए आता है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे बात करें, देखो अगला प्रश्न जो है छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का जीवन परिचय आता है, 3 नंबर जीवन परिचय पे और 2 नंबर रचना पे है। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमने आगे भी बताया आप लोगों को कि बस ये 2 लोग, इसमें से कोई 2 याद कर लोगे ना तो फिक्स है कि आना ही आना है, और 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो ये तो लेखक का जीवन परिचय था ना, जो कि 5 नंबर मिलेगा। यहाँ पे अब आ गया कि कवि का लेखक परिचय आपको लिखना है, जो तो जीवन परिचय, सॉरी, कवि का जीवन परिचय आप लोगों को लिखना है 5 नंबर का, ये भी मिलेगा। या तो तुलसीदास का लिखो, या तो सुभद्रा कुमारी चौहान, या तो बिहारी। ठीक है, तो तुलसीदास का लिख देना, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो 10 नंबर तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय दोनों याद हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। 7वां प्रश्न यह है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। कोई एक श्लोक लिखना है। यहाँ पे जो हम देखे थे ये श्लोक ही तो है। देखो प्रश्न नंबर चौथा ये जो है श्लोक है, ये ना कि यही उठा के लिख दें। अगर ये लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। इन दोनों के अलावा कोई आपको अलग से लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। आपको देखो 2 नंबर के लिए है। ठीक है। अब देखो 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 प्रश्न का उत्तर दोगे तो 4 नंबर मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हुए हैं। देखो इन चारों में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दोगे तो 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आपको। अब देखो यहाँ पे लास्ट प्रश्न जो कि सबसे ज्यादा अंक के आते हैं, 9 नंबर के लिए आता है, वो होता है आप लोगों का निबंध। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जैसे आतंकवाद हुआ, वृक्षारोपण हुआ, मेरा प्रिय कवि, नारी शक्तिकरण। इसमें से कोई एक पे जीवन परिचय जब आप लिखोगे तो आपको 9 नंबर दिए जाएंगे। तो यह था पूरा पेपर। से में यही पेपर आप लोगों का ऐसे ही पैटर्न पे आने वाला है, बस क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर होंगे, बाकी पैटर्न यही आप लोगों का है। ठीक है। तो 2024 से पहले इस पेपर को अगर आपने देख लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आराम से जब जाओगे 2024 का देने के लिए तो आराम से दे लोगे। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा इस प्रश्न पत्र से। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका पूरा अगर सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो कमेंट करना, इसका पूरा सोल्यूशन भी मैं लिख के आप लोगों को दे दूंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।